जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जो ये आज का वीडियो का टॉपिक है वो हम संविधान सभा पर ही कर रहे हैं, जहाँ पे हम संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे, ठीक। और इसके पिछली वीडियो में, तीसरे लेक्चर में, हमने चर्चा किया था कि अपनी बात इस बात पर ख़त्म की थी कि जो हमारा संविधान था वो लगभग 60 देशों के संविधानों को अध्ययन करके पूरे 64 लाख रुपए खर्च करके 114 दिनों की चर्चा के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा के तैयार किया गया था, ठीक। तो आज हम उसी के आगे से प्रारंभ करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये कुछ सामान्य से सूचनाएं हैं, इन पर एक बार गौर जरूर फरमाएं। चलिए, तो जो हमारा इस संविधान सभा से संबंधित अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो था 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में हमने क्या किया था, अपने संविधान को स्वीकृत और अधिनियमित किया था, ठीक। तो वो उसी तिथि को हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस, क्योंकि पहला संविधान दिवस जो हमारा मनाया गया वो 26 नवंबर 2015 को मनाया गया, ठीक। तो अब पूछा जाएगा कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को, तो वो मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर को, ठीक। तो पहला जो मनाया गया था 2015 के पर मनाया गया था, ठीक। 24 जनवरी 1950 की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि पर जरा सा गौर फरमाएं और ध्यान दें कि ये जो चीजें हैं, तथ्य, ये आपको याद हो जाएं, ठीक। तो जो 24 जनवरी 1950 था वो संविधान सभा की उस दिन अंतिम बैठक हुई थी, ठीक। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, दो और साथ में 284 सदस्यों ने संविधान पर पूर्ण रूप से सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर किया था, ठीक। तो और क्या किया था 24 जनवरी 1950 को, उस दिन हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, ठीक। भारत के पहले राष्ट्रपति। तो 24 जनवरी 1950 के दिन 4 तथ्य। सबसे पहला क्या है, अंतिम बैठक संविधान सभा की और 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया संविधान सभा पे। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया और साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। ये 4 तथ्य महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, 26 नवंबर को जो संविधान दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस, और क्या पढ़ा हमने, जो 24 जनवरी 1950 की तिथि थी, अंतिम संविधान सभा की बैठक, साथ में 284 लोगों ने अपना हस्ताक्षर किया, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में वो किया गया, नियुक्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, संविधान सभा को भंग किया और अंतरिम संसद का जो हमारी संविधान सभा थी उसको भंग कर दिया गया। अब संविधान सभा को भंग करके उसे पहली संसद यानी अंतरिम संसद का रूप दे दिया गया। संविधान बन के तैयार हो गया, लागू हो गया, उसके बाद संविधान को भंग करके उसको अंतरिम संसद यानी कि जो हमारी संविधान सभा थी वो पहली संसद के रूप में भी काम कर रही थी, ठीक। तो उसको अंतरिम संसद का रूप दे दिया गया। 22 जुलाई 1947 की जो तिथि है उस दिन हम राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं। 22 जुलाई 1947 को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं। और उस ध्वज के लिए जो प्रस्ताव रखे थे, पंडित गोविंद मालवीय जी ने उस ध्वज के लिए प्रस्ताव रखा था और उसका जो निर्माण कार्य किया था वो पिंगली वेंकैया। तो ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को हमने क्या किया, ध्वज को अपनाया, पंडित गोविंद मालवीय ने उसका प्रस्ताव रखा और पिंगली वेंकैया ने उसका निर्मित किया, ठीक। तो 22 जुलाई 1947, और वो क्या था, वो था 24 जनवरी 1950, ठीक। वहां पे कितने तथ्य थे, 4 तथ्य थे, यहाँ पे 3 तथ्य हैं, याद रखिएगा। संविधान सभा के बारे में, अब संविधान सभा में ये जानने का जरूरी है कि वहां पे महिला सदस्य कितने थे। तो जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो 15 महिला सदस्य थी, जिसमें केवल 8 महिला सदस्यों ने, संविधान जब तैयार हुआ तो उसमें से 8 लोगों ने हस्ताक्षर किया था, ठीक। और इसमें से एक महत्वपूर्ण तथ्य और याद रखिएगा, एनी मस्करनी जो प्रिंसली स्टेट थे, रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों से संविधान सभा में प्रतिनिधि करने वाली एकमात्र महिला सदस्य थी। साथ ही बेगम एजाज रसूल मुस्लिम महिला प्रतिनिधि में से एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी संविधान सभा में। बेगम एजाज रसूल मुस्लिम महिला प्रतिनिधि संविधान सभा में। एनी मस्करनी प्रिंसली स्टेट्स जो कि रजवाड़े क्षेत्र थे वहां से संविधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व कर रही थी, ठीक। तो याद रखिएगा ये 2। और जो अगला जो बात है, हिंदी संस्करण, जो हमारा संविधान सभा बना तो उसका जो हिंदी संस्करण में लेखन कर रहे थे वो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा तैयार किया जा रहा था और अंग्रेजी का जो संस्करण था वो प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा के द्वारा, राय ज्यादा के द्वारा इसको लिखा जा रहा था, ये अंग्रेजी में, ठीक।
तो ध्यान रखिएगा, हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैद्य और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक। और जो इसकी चित्रकारी, जैसे संविधान सभा जब संविधान बन रहा था तो उसको डिजाइन किया जा रहा था, फूल वूल बनाना, हाथी ऊथी का चित्र बनाना, तो उसके लिए नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी नियुक्त किए गए थे। इन्होंने उसकी चित्रकारी पर ध्यान दिया, ठीक। तो ये 3 तथ्य हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने क्या किया, 22 जुलाई को राष्ट्रध्वज अपनाया, गोविंद मालवीय ने क्या किया, उसका वो प्रस्तावना तैयार किया राष्ट्रीय ध्वज का, और राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया, पिंगली वेंकैया ने। और अगला जो तथ्य था, संविधान सभा में 15 लोग थी क्या महिला सदस्य, और 8 लोगों ने हस्ताक्षर किया। और जो हमारी हिंदी संस्करण था, हिंदी संस्करण हमारा बसंत कृष्ण वैद्य जी ने, और जो अंग्रेजी का संस्करण था अंग्रेजी का संस्करण प्रेम बिहारी नारायण जादा ने, और ये चित्रकारी जो किया था वो नंदलाल बोस ने किया था, ठीक। और कौन थे, मनोहर सिन्हा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम बढ़ेंगे तो संविधान पर जो कुछ टिप्पणियां की गई थी कि हमारा संविधान जब बन के तैयार हुआ तो जो राजनीतिक विश्लेषक थे, राजनीतिक पॉलिटिकल थिंकर्स थे, वो निकल कर आए और संविधान को अपने अपने अनुरूप उसकी आलोचना के रूप में कुछ कहना प्रारंभ किए। तो केसी वेयर एक उन्हीं राजनीतिक थिंकरों में से थे जिन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया। अर्धसंघीय का मतलब ये है कि जो भारत का संविधान है वो अर्धसंघ के रूप में है, पूर्ण रूप से फेडरल नहीं है। यानी कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जहां पर केंद्र का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, राज्यों को नाम मात्र का वहां पे प्रतिनिधित्व है। तो उस तरीके का उन्होंने आलोचना प्रस्तुत की, ठीक। तो अर्धसंघीय बताया भारत को। और जो मूल संविधान था हमारा, वो मूल संविधान देहरादून के उत्तराखंड में प्रकाशित हुआ। भारतीय संविधान जो निर्मित हुआ, मूल संविधान, वो कहाँ से प्रकाशित हुआ, देहरादून के उत्तराखंड से। मूल संविधान जो भारतीय संविधान का मूल संविधान था वो संसद भवन में संरक्षित रखा गया है, ठीक। जिसमें लगभग 1,17,369 अंग्रेजी के शब्द थे, इंग्लिश, और ये जो थे हिंदी के, ये हमारे हिंदी के शब्द थे, 1,45,000, ठीक। तो संसद भवन में मूल प्रति को संरक्षित किया गया है। विश्व में प्रथम संविधान, लिखित संविधान, पूरे विश्व में प्रथम लिखित संविधान निर्मित करने वाले देश का नाम है अमेरिका, जिसने अमेरिका ने तैयार किया। और जो विश्व का सबसे नवीनतम संविधान जिस देश ने लागू किया वो है नेपाल, जो कि 2015 में लागू किया, ठीक। और आधुनिक लोकतंत्र की जो स्थापना के रूप में माना जाता है उसे इंग्लैंड को माना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के संस्थापक के रूप में इंग्लैंड को माना जाता है, ठीक। तो क्या अभी तक देखा हमने देखा कि जो केसी वेयर थे उन्होंने क्या बताया, भारत को अर्धसंघीय बताया, भारतीय संविधान को। मूल संविधान में जो हमारा प्रकाशित हुआ देहरादून में प्रकाशित हुआ। और जो हमारे ये संविधान सभा का जो संसद भवन में हमारा मूल संविधान संरक्षित है, अंग्रेजी में 1,17,369 हैं, हिंदी में 1,45,000 हैं। और जो प्रथम लिखित संविधान था वो अमेरिका है। और जो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है ब्रिटेन। और जो हाल ही में मतलब सबसे नवीनतम संविधान लागू करने वाला देश है नेपाल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा इन चीज़ों। अब चलिए हम अपने सबसे पहले ये अंतरिम सरकार जब हमारी बनी तो अंतरिम सरकार के लोगों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो हमारी अंतरिम सरकार थी उसमें ये विभाग किसको किसको दिए गए और विभागों के अध्यक्ष कौन थे। तो जो विदेश मामले से संबंधित थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, विदेश मामले, राष्ट्रमंडल संबंधित मामले एवं जो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले, राष्ट्रमंडल संबंधित मामले से कौन संबंधित थे, जवाहरलाल नेहरू। सूचना और गृह से विभाग किसे दिया गया था, सरदार पटेल जी को। सूचना और गृह सरदार पटेल। और खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद कैसे मिलता है, भंडारे में, मुखर्जी नगर में भंडारा होता है तो भंडारे में प्रसाद के रूप में क्या मिलता है, खाना मिलता है। खाना किससे बनता है, खाद्य और कृषि से बनता है। तो राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग। बलदेव सिंह, जिसके पास बल रहेगा वही रक्षा करेगा। बल किसके पास है, बलदेव सिंह के पास, तो जिसके पास बल वही रक्षा करेगा, तो रक्षा विभाग बलदेव सिंह। जान मथाई, जान मथाई को क्या बना दिया गया, उद्योग। जान मथाई किसके हाथ में गया, उद्योग किसके हाथ में दिया गया, जान मथाई। जगजीवन राम, जगजीवन राम जीवन भर श्रम करते रहे, जगजीवन राम जीवन भर श्रम करते रहे, तो इनको श्रम विभाग दिया गया। जगजीवन राम श्रम विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, साथ में बोलेंगे याद हो जाएगा। आसफ अली, आसफ अली को क्या दिया गया, आसफ अली रेलवे विभाग, आसफ अली रेलवे विभाग। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। सी.एच. भाभा को कार्य खान एवं शक्ति मंत्रालय दिया गया, कार्य खान एवं शक्ति मंत्रालय। सी.एच. भाभा, सी.एच. भाभा कार्य खान एवं शक्ति मंत्रालय, ठीक। अब जो लियाकत अली खान जी थे, लियाकत लियाकत
लागत, लियाकत लागत, लियाकत लागत, लागत मतलब लागत किसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, वित्त चाहिए। तो वित्त मंत्रालय किसको दिया गया? इनके पास दिया गया, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान लागत यानी कि वित्त, वित्त किसको? लियाकत अली खान। आसफ अली, आसफ अली को, आसफ अली, आसफ को सफर से कनेक्ट कर लो। आसफ सफर, आसफ सफर, आसफ अक्सर हम लोग रेलवे से सफर करते हैं, तो इनको कौन सा? रेलवे विभाग। आसफ अली रेलवे विभाग, मैंने बताया, ठीक। जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि मंडल यानी कि ग्रुप, यानी कि जोगेंद्र नाथ मंडल, मंडल यानी कि ग्रुप, ग्रुप क्या? विधि, यानी कि विधि विभाग इनको दिया गया, विधि विभाग, ठीक। और जो स्वास्थ्य से संबंधित थे वो गजनफर अली थे, यानी कि स्वास्थ्य विभाग गजनफर अली। गजनफर अली के पास क्या था? स्वास्थ्य विभाग। जैसे गजनफर यानी गज माने हाथी, हाथी कुचल देगी तो कहाँ जाओगे? स्वास्थ्य तुम्हारा खराब हो जाएगा, कहाँ जाओगे? अस्पताल में जाओगे। तो स्वास्थ्य विभाग किसको दिया गया? गजनफर अली। गजेंद्र नाथ मंडल विधि, जैसा कि मैंने बता दिया। और ये जो आई चुंदरगर थे, ये वाणिज्य विभाग इनको दिया गया। तो आई चुंदरीगर को क्या दिया गया? वाणिज्य विभाग दिया गया, ध्यान रखेंगे। एक बार रिवाइज कर लो फिर से। पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश मामले, राष्ट्रमंडल संबंधित मामले, कार्यकारी जो परिषद थी उसके उपाध्यक्ष, सूचना एवं गृह सरदार पटेल, खाद्य एवं कृषि प्रसाद यानी कि खाद्य, रक्षा बल जिसके पास होगा उसको रक्षा मंत्रालय, जान मथाई उद्योग, जगजीवन राम श्रम, आसफ अली रेलवे, सी राजगोपालाचारी, सी यानी शिक्षा, सी यानी शिक्षा, सी शिक्षा। यह क्या हम बता क्या रहे हैं? ये हमारा अंतरिम सरकार है, ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार, जो हमारे 1946 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक। तो सी एच भाभा कार्य खान एवं शक्ति, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, आसफ अली रेलवे, लियाकत लागत वित्त, स्वास्थ्य गजनफर अली, हाथी को चलने के बाद अस्पताल में जाते हो, गजेंद्र नाथ मंडल विधि, और आई चुंदरीगर वाणिज्य। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब हम आगे बढ़ें तो अब ये हम जो सदस्य देख रहे हैं ये हमारे पहले मंत्रिमंडल, जब हमारा अंतरिम सरकार के बाद जब हमारा पहला मंत्रिमंडल तैयार हुआ तो उस पहले मंत्रिमंडल में ये वो सदस्य हैं जो हमारे अंतरिम सरकार में वही पोर्टफोलियो संभाल रहे थे, वही विभाग, और जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें भी वही विभाग संभाल रहे थे। तो वहाँ दोनों में कॉमन है ये, तो इनको याद करना आसान होगा। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल क्या थे? प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे, और क्या थे? राष्ट्रमंडल संबंधित जो मामले थे उससे उसके अध्यक्ष थे। और जो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, वो तो समाप्त हो गई। और उसके बाद राष्ट्रमंडल संबंधित मामले, साथ में क्या विदेश संबंधित मामले। तो विदेश संबंधित मामले से और क्या कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष वो पिछले में थे, और यहाँ पे विदेश संबंधित मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंधित मामलों के अध्यक्ष थे, ठीक। सरदार पटेल क्या? सरदार पटेल, घर का सरदार कौन होता है? सरदार पटेल। तो घर का सरदार कौन? सरदार, घर का सरदार यानी कि सरदार पटेल। तो उन्हें गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया, गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग सरदार पटेल को, ठीक। ये इसमें भी थे उसमें भी थे, दोनों में, मतलब अंतरिम सरकार में भी ये थे और सेम विभाग के साथ पहले मंत्रिमंडल में भी थे, ठीक। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाने में प्रसाद यानी कि फूड, यानी कि कृषि खाद्य एवं मंत्रालय, और यहाँ भी मैंने आपको बताया ही है खाद्य एवं प्रसाद, यहाँ भी वही सेम थे, राजेंद्र प्रसाद ही। जगजीवन राम जीवन भर श्रम करते रहे, तो क्या हुआ? उन्हें श्रम विभाग दिया गया, वहाँ भी श्रम ही विभाग था इनके पास। और आगे देखते हैं। अब सरदार बलदेव सिंह, जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा, यानी कि उनको रक्षा विभाग। तो ये 5 लोग कॉमन थे दोनों में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए अन्य लोग जिसे नए तौर पर नए मंत्रिमंडल बदल के दिया गया, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कलम, कलाम मतलब कलम, कलम का सीधा संबंध किससे? शिक्षा से है। तो कलम, मौलाना अबुल कलाम आजाद को कौन सा विभाग दे दिया गया? शिक्षा विभाग, ठीक। आर के खड़गुमन चेट्टी जी जो थे उनको वित्त मंत्रालय। चेट्टी या सेठ, चेट्टी मतलब, चेट्टी को सेठ से कनेक्ट करो कि सेठ मतलब सेठ के पास क्या, हम सेठ से ही पैसा वैसा उधार लेने जाते हैं, या तो उनको क्या दिया गया? वित्त विभाग दिया गया। बस ऐसे कनेक्ट कर लो, याद करने के लिए ध्यान आ जाए बस, और कुछ खास बात है नहीं, ठीक। राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य, अमृत पीने से स्वास्थ्य क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। तो राजकुमारी अमृता कौर, अमृता, अमृता यानी कि स्वास्थ्य, साथ स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? अमृत पीने से, यानी कि राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य विभाग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे? विधि, विधि से संबंधित मामलों को कौन देखता था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और वहाँ पर कौन थे हमारे विधि? ये जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक।
जोगेंद्रनाथ मंडल, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी की आवाज़ में क्या कर रहे थे, वो संचार कर रहे थे। संचार विभाग इनको दिया गया, इनको दिया गया, ठीक। संचार विभाग इनको दिया गया, इससे कंफ्यूज मत करना, ये सूचना एवं प्रसारण है, ये संचार विभाग है, ठीक। और ये जो है डॉक्टर जॉन मथाई, इनको रेलवे का विभाग दिया गया। और यहाँ पे डॉक्टर जॉन मथाई को क्या दिया गया था, यहाँ पे डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग मामला दिया गया था, ठीक। तो यहाँ पे जॉन मथाई क्या हो गए, हमारे यहाँ पे रेलवे विभाग में आ गए। और उद्योग किसको दे दिया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दे दिया गया उद्योग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा उद्योग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग। कार्य खनन एवं ऊर्जा, कार्य खनन एवं ऊर्जा वी एन गडगिल को दिया गया। यहाँ पर जो दिया गया था वो सी एच भाभा को दिया गया था। कार्य खनन ऊर्जा एवं शक्ति का जो मंत्रालय था, यहाँ पे वी एन गडगिल, वी एन गडगिल पहले मंत्रिमंडल में वी एन गडगिल को, ठीक। अब चलिए ये समाप्त हो गया, आपको याद भी हो गया होगा। अब चलिए हम अपने संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानते हैं। अब देखिए संविधान के विषय में तो हमने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। अब जो हमारा ये इडिक्विटी पैटर्न चेंज हुआ है, उसके अनुरूप हमें अपने तैयारी को अगर संरेखित करना है, तो हम केवल फैक्चुअल नॉलेज पर नहीं, ये फैक्चुअल नॉलेज है जो रेलिवेंट थे उनको मैंने दे दिया, जो कि प्रासंगिक हैं इस इडिक्विटी पैटर्न के बेस्ड पर। और जो अब इडिक्विटी पैटर्न ने जो कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, समझ वाली चीज़ों को विकसित किया है या उसने इंट्रोड्यूस किया है परीक्षा में प्रश्न के रूप में, तो हम उनको पर भी चर्चा करते हैं, ठीक। तो जैसे आप इसके पहले ये सारी चीज़ें आप शायद नहीं पढ़ते रहे होंगे कि ये क्या है, लेकिन हाँ अब इनकी ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने इनको इंक्लूड किया है, ठीक। तो चलिए, जो पहला है हमारा संविधान की विशेषता, वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। यानी कि हमारा संविधान क्या है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका तात्पर्य क्या है सर, आपको मैं ऐसे समझाऊं, नम्यता मतलब नरम है, अनम्य यानी कि कठोर, यानी कि रिजिड भी है और प्लस फ्लेक्सिबल भी है। कैसे सर, ये कैसी बात है, संविधान तो कागज है, वो तो ठोस ही होता है। ये नम्यता, इसके हम प्रावधानों की बात कर रहे हैं। संविधान जो हम जब बना हमारा, तो हमने 60 लगभग देशों का अध्ययन किया। तो जो ब्रिटेन ने संविधान बना के रखा है, संविधान उनका लिखित संविधान नहीं है, जो उनके पास कानून है या जो उनके संशोधन की शक्ति है, वो आसान है। मतलब कि उनको हम केवल फ्लेक्सिबल मानते हैं, कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो नम्य है, और जो यूएसए का संविधान है वो रिजिड है। क्यों, क्योंकि उसमें यूएसए में क्या है कि परिवर्तन करना बहुत कठिन है संविधान में, और जो ब्रिटेन है उसमें परिवर्तन करना बहुत आसान है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया न हम इधर जाएंगे न तो इधर जाएंगे, हम बीच वाला रास्ता लेंगे। तो उन्होंने भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधानों को शामिल किया गया जहाँ पे नम्यता की भी जरूरत थी, फ्लेक्सिबिलिटी की। उदाहरण के तौर पर, जैसे अनुच्छेद 2 और 3 में जब हमें परिवर्तन करना होता है, राज्यों की सूची बदलना होता है, राज्यों, नए राज्य बनाने होते हैं, राज्यों के नाम बदलने होते हैं, तो हम सिंपल यानी कि साधारण बहुमत से पास कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है उसका संशोधन। तो यानी कि वो किसका उदाहरण है, नम्यता का। नम्यता यानी कि आसानी से बदलाव हो गया। और अनम्यता यानी कि रिजिडिटी का उदाहरण क्या है, जब हम राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, राज्यों, उदाहरण के तौर पर जब हमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, तो उसमें अगर हमें परिवर्तन करना होता है तो हमें विशेष बहुमत चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का सहमति चाहिए, ठीक। तो वहाँ पे क्या है, वो हमारा किसका उदाहरण हो गया, वो हमारा अनम्यता यानी कि रिजिडिटी का उदाहरण हो गया। तो इसीलिए हमारे संविधान को रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल दोनों कहा जाता है, ठीक। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं, ये उदाहरण एक एक उदाहरण थे आपको समझाने के लिए, ठीक। एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक। फेडरल वर्सेस यूनिटरी। तो जो हमारा संविधान है वो यूनिटरी और फेडरल यानी कि संघ में और एकात्मकता की ओर झुका हुआ संविधान है, ठीक, जिसे उन्होंने केसीवेयर ने भी क्या अर्धसंघीय बताया, ठीक। तो वो इसका मतलब क्या है, संघीय व्यवस्था का मतलब और एकात्मकता की ओर झुका, मतलब मान लो ये केंद्र सरकार है, ठीक, और इसी से जुड़े राज्य सरकारें हैं, ये हमारी राज्य सरकारें हैं, ये केंद्र सरकार है, ठीक, ये सेंटर वाली गवर्नमेंट है, और ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये सेंटर वाली। तो सेंटर को कुछ जगह ऐसी पावर दी गई है कि जहाँ पे वो स्टेट के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, ठीक। जैसे गवर्नर, ऑल इंडिया सर्विस। तो ऑल इंडिया सर्विस किसकी तरफ से, ऑल इंडिया सर्विस केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों में नियुक्त की जाती है,
तो वो सरकारी अधिकारी किसके हैं? वो केंद्र के हैं। केंद्र जैसा चाहेगा उनको वैसा चलाएगा, वो राज्य के अनुरूप तो चलेंगे नहीं ज़्यादा। केंद्र कैसे, उनका उनका स्थानांतरण, उनका जो टर्मिनेशन होता है वो सब किसके हाथ में है? केंद्र। गवर्नर, गवर्नर क्या करेगा भाई साहब? वो राज्य सरकार पर ऐसे आंखें लगा के बैठा रहेगा कि कुछ राज्य सरकार गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, अब कुछ भी गड़बड़ किया लिख के तुरंत भेज देगा ऊपर राष्ट्रपति के पास। तो ये जो हमारे गवर्नर हैं और ऑल इंडिया सर्विस है, ये एकात्मकता की ओर दिखाते हैं, यानी कि केंद्र की ओर ज़्यादा दिखाते हैं। और जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है दो स्तरों पर सरकारों का बटा होना, और साथ में ये भी निर्धारित हो कि वो जो दो स्तर की या दो से अधिक स्तर की सरकारें हैं वो अपनी शक्ति के लिए केंद्र पर निर्भर न हो। ये हमारी राज्य सरकारें हैं और ये अपनी शक्ति के लिए केंद्र पर निर्भर न हो कि भैया हमको शक्ति दे दो हम भी कुछ काम कर लें ना, संविधान इनको शक्ति दे, ये अपनी शक्ति को अलग से संविधान से लें। ठीक, जैसे 7वीं अनुसूची में क्या है? राज्य सूची है और केंद्र सूची है, यानी कि राज्य सूची अलग है, केंद्र सूची अलग है और समवर्ती सूची अलग है। तो राज्य अपनी सूची पर विषय बनाएगा, केंद्र अपनी सूची पर बनाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भैया केंद्र हमको 2-4 सूची दे दो हम भी बना लें। संविधान निर्धारित करता है कि भैया इस पर आप ही बनाओगे, राज्य सरकार ही इस पर कानून बना सकती है और कोई नहीं। तो वो किस व्यवस्था को दर्शा रहा है? वो संघीय व्यवस्था को दर्शा रहा है। संघीय व्यवस्था है लेकिन कुछ जगह कहाँ पे है? कुछ जगह एकात्मक है। न हम अपने भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से संघीय कहेंगे, न पूर्ण रूप से एकात्मक, दोनों का मिक्सचर है। यानी कि जहाँ जरूरत है कि यहाँ पर संविधान राज्यों को कंट्रोल करना है तो वहां पर केंद्र के पास शक्तियां हैं, लेकिन जहां पर लगता है कि यहाँ पे सबसे अच्छा काम राज्य ही कर सकती है, वहां पे कौन करता है? वहां पे ये क्या कहते हैं, राज्य सरकारों को शक्तियों का विभाजन किया गया, दिया गया। ठीक, इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी, यानी कि जो चीजें जहां जिस स्तर पर हो सकती हैं वहीं को दिया जाए। जैसे राज्य स्तर पर जो कानून है इसके लिए राज्य, और इसी स्तर पर जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका और ये ग्राम पंचायतों को लाया गया, तो उनमें भी अपने अपने नियम दिए गए कि इसमें 29 विषय होंगे और इसमें 18 विषय होंगे, इस पर ये अपने काम करेंगी राज्य, ये जो हमारी ग्राम पंचायत की सरकारें हैं। तो ऐसे शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक, तो वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी, और ये मैंने दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगला बिंदु हमारा क्या है? अगला बिंदु है हमारा विभिन्न स्रोतों का प्रभाव। विभिन्न स्रोतों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारतीय संविधान 60 देशों के संविधानों को अध्ययन करके बनाया गया। ठीक, तो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत संविधानों में से एक है। ठीक, तो विभिन्न स्रोतों का प्रभाव है। जैसे जर्मनी से हमने क्या लिया? ये जो हमारे आपातकालीन प्रावधान है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापान से ले लिया। वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहाँ से ले लिया? ब्रिटेन से ले लिया। यूएसए से जुडिशियल सिस्टम को कॉपी कर लिया। फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को कॉपी कर लिया। ठीक, तो इन चीज़ों का डीपीएसपी आयरलैंड से कर लिया, और ये मौलिक कर्तव्य रसिया से, यूएसएसआर से कॉपी कर लिया। तो ये चीज़ें हमने अपने अनुरूप लिया, ऐसा नहीं कि बस कॉपी किया और चिपका दिया ना। अपनी जैसा हमारे देश की स्थिति थी, जैसे हमारे देश की मांग थी, उस मांग के अनुरूप हमने उसमें आवश्यक परिवर्तन किए। ठीक, उसके बाद हमने अपने संविधान को स्वीकृत किया। ठीक, अब अगला जो प्रावधान महत्वपूर्ण इसका बिंदु है वो है मौलिक अधिकार और कानूनी संरक्षण। भैया मौलिक अधिकार दे तो दिए, लेकिन जब तक उनका कानूनी संरक्षण न हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो हाथी के दांत हो जाएंगे, खाने के और दिखाने के और। तो मौलिक अधिकारों का दिया ही बस नहीं गया है, मौलिक अधिकारों का कानूनी संरक्षण भी है। और आर्टिकल 32 खुद ही डिफाइन करता है, जो कि हमारा रिट से संबंधित है। ठीक, तो जो कि हमें कानूनी संरक्षण बताता है इस है। ठीक, तो और क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं और फंडामेंटल ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार भाग 3, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी वो है 51 ए, और जो हमारे डीपीएसपी हैं वो 36 से लेके 51 तक। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य जब नीति बनाएगा तो उसको निर्देश देने वाले ये तत्व हैं। राज्य जब नीति बनाएगा तो इसको निर्देश देने वाले वो तत्व हैं। जब यानी कि जब राज्य नीति बनाएगा तो इन बातों को अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक की लिखी बातों को ध्यान में रख के बनाएगा। बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये निर्धारित कर देता है कि राज्य किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। राज्य को एक मार्ग प्रदान करता है। राज्य कौन? सरकारें।
ठीक। राज्य का मतलब ये नहीं जो यूपी, राज्य का मतलब होता है सरकार, पूरा नेशन एज ए होल। ठीक। तो वो हो गया। ठीक। धर्मनिरपेक्षता, अब हमारे भारतीय संविधान ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया और ये मूलभूत संरचना का विभाग है, बेसिक स्ट्रक्चर का। ये आगे हम बताएंगे आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य पब्लिक ऑर्डर, मानव स्वास्थ्य के लिए आपके धर्म में इंटरफेयर जरूर कर सकती है। मतलब कि पब्लिक ऑर्डर को बचाने के लिए और मानव के स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में धर्मनिरपेक्षता पर हम राज्य कंट्रोल कर सकता है। लेकिन पश्चिमी देशों में क्या है? पश्चिमी देशों में राज्य का जो स्फीयर है वो, मतलब कि ये अगर हम बताएं इसको, तो ये मान लो ये हमारा है सेक्युलरिज्म और ये है हमारा स्टेट ना। ये है पश्चिमी देशों की अवधारणा। पश्चिम देश अपने में जो धर्म है और जो राज्य है, सरकार, वो एकदम डिफरेंट है। मतलब कि वो कहता है हम इधर इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये कहता है हम इधर इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी कि वहाँ पे आपके मतलब कि इसे निगेटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म या स्यूडो सेक्युलरिज्म भी बोलते हैं। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब, लेकिन भारत का क्या स्वरूप है? भारत में स्वरूप है ये, मानो ये सेक्युलरिज्म है तुम्हारा और ये है सरकार, यानी कि गवर्नमेंट। ठीक। तो गवर्नमेंट आपके धर्म के उस भाग को जहाँ पे कुरीतियां हैं उसको पब्लिक ऑर्डर के और स्वास्थ्य के आधारों पर क्या कर सकती है? उस पर लगाम लगा सकती है, उस पर कंट्रोल कर सकती है। तो भारत की जो है, इसे सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहते हैं और ये नकारात्मक अवधारणा है। ठीक। अब उसका उदाहरण क्या है? जैसे 3 तलाक, और जो दाऊद इब्राहिम कम्युनिटी में फीमेल जीनाइटल म्यूटिलेशन होता है उसके खिलाफ जो जजमेंट आया और उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी में एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का भाग है तो आप उसको धर्म की निरपेक्षता के अनुरूप उसको अनुमति दी जाएगी। लेकिन अगर वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है तो उसको हम अनुमति नहीं देंगे, राज्य अनुमति नहीं देगा। अब ऐसे ही देवदासी प्रथा, उसको भी बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सब क्या थे? वो सब नकारात्मक थे, वो कृतियां थी, तो उनको बैन किया गया। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा प्रावधान, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है कि हम किसी राज्य के नागरिक के रूप में अपनी पहचान नहीं देते हैं। हम अपनी पहचान कैसे देंगे? पूरे नेशन एज ए होल, भारत, हम कहीं भी जाएंगे या कहीं भी पूरे भारत के अंदर क्या, तो हम अपना एक ही नागरिकता होगा और उसी नागरिकता के आधार पर हमारी पहचान होगी। तो एकल नागरिकता है, यानी कि हम राज्य के नागरिक नहीं होते। यूएस में क्या होता है कि राज्य के नागरिक होते हैं। इंडिया में क्या है? राज्य के नागरिक नहीं, पूरे भारत का एक नागरिक होता है कि राज्यों का अलग हो और केंद्र का अलग, ऐसा नहीं है। ठीक। सबसे लंबा और लिखित संविधान, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि 60 देशों के संविधानों को अध्ययन करने के बाद ये हमारा लिखित संविधान तैयार हुआ है, जिसमें लागू होने के समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया था। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ठीक। अगला चलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्षमा करिएगा, सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। इसमें हम किसी भी लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेद किया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन लिंग, जाति, रेस, इन सब के आधार पर यहाँ पे भेद नहीं किया जाएगा। कैसे जन्म स्थान पर भेद? तुम पाकिस्तान में पैदा हुए हो, यहाँ थोड़ी ना मिल जाएगा। तो जन्म स्थान के आधार पर यहाँ पर भेद संभव होता है। और सभी को, चाहे वो लिंग हो, कोई हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, मेल हो, सबको वयस्क मताधिकार यानी कि सरकार चुनने का अधिकार, वोट देने का अधिकार दिया गया है। ठीक। किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है और ये हमें लगता है ये सबसे मूल अधिकारों में से एक होता है, आपको सरकार चुनने का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये लीगल राइट है। ठीक। तो इसको कंफ्यूज मत करना इसे फंडामेंटल राइट में, ये लीगल राइट है आपका। ठीक। और जो अगला हमारा वो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया। संसद की शासन प्रणाली अपनाने का क्या तात्पर्य था? यहाँ पर क्या होती है, जो हमारी कार्यपालिका होती है वो हमारे संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक। तो वो हमारे संसदीय इसमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। और जो पश्चिमी देश हैं, यूएस क्या है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्थायित्व तो ज़्यादा प्रिफर
करते हैं। यहाँ पे हम स्थायित्व के साथ साथ क्या प्रेफर करते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी भी प्रेफर करते हैं। ठीक, तो ये हमारा संसदीय शासन प्रणाली अपनाने का एक महत्वपूर्ण कारण था। और इसका हमारे पास क्या था, अनुभव भी था, क्योंकि ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली को भारत में कंटिन्यू किया था, और वेस्टमिंस्टर मॉडल, जो कि वेस्टमिंस्टर में उनकी यही संसदीय शासन प्रणाली विकसित हुई थी। ठीक, और अगला जो भाग है हमारा वो संवैधानिक सर्वोच्चता। अब इसको समझने की क्या जरूरत है। संवैधानिक सर्वोच्चता का मतलब यह है कि भारत में न कार्यपालिका, न विधायिका और न ही न्यायपालिका, कोई भी सर्वोच्च नहीं है ना। मान लीजिए कल को अगर यहाँ सर्वोच्च बना दिया कार्यपालिका का, उसका मूड फिरा, जो क्या नाम है मुसलमानों को या जो वंचित वर्ग हैं उनको साफ कर दिया, उनको आरक्षण ही हटा दिया। ठीक, तो कार्यपालिका को वो विधायिका को नहीं ऊपर रख सकता, सर्वोच्च बना सकते हैं, न कार्यपालिका को। कहाँ से कि जब वहां से नियम बन के आता है तो परिभाषित करके उसको डिकोड करती कौन है, कार्यपालिका, उसको लागू कौन करवाती है, कार्यपालिका। तो अगर उसको सर्वोच्च बना देंगे तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अगर न्यायपालिका को बना दिए तो न्यायपालिका के पास भाई पूरा कानून को इंटरप्रेट करने की शक्ति होगी, तो वो किसी भी तरीके से अपने मर्जी से करेगा। तो हमने कहा कि भैया तीनों लोग सजीव हैं, अगर इनको बनाए तो किसी का मूड फिर सकता है। इससे अच्छा है कि ऐसा चीज बनाओ जो कि बदलने, जो सब भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन संविधान भेदभाव करेगा क्या? अगर उसमें लिख दिए कि ऐसा 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 ही करना है, तो चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे कोई भी जस्टिस आए, या चाहे कोई भी कार्यपालिका का प्रमुख आए, सबको इसी के अनुरूप चलना होगा। यानी कि सबको ये भरोसा दिलाना था कि सरकारें धोखा दे सकती हैं, सरकारों का दिमाग बदल सकता है, लेकिन संविधान का दिमाग बदलेगा नहीं। जो लिख दिया गया एक बार वही सही होगा। तो इसीलिए हमने संविधान को सर्वोच्च बनाया कि हमारा संविधान क्या रहेगा, सबसे सर्वोच्च रहेगा। ठीक, तो संवैधानिक सर्वोच्चता को हमने महत्व दिया। अगला आपातकालीन प्रावधान। अब आपातकालीन प्रावधान को हम समझे तो ये क्यों संविधान की विशेषता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक सम अवस्था बनी रहे देश के अंदर। कभी भी आंतरिक रूप से हलचल हो गई, या कोई बाहरी रूप से आक्रमण हो गया, या राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई, या फिर आर्थिक रूप से राज्यों की जो नींव है वो खराब हो गई, तो उस स्थिति में हम आपातकाल लेके आते हैं, आपातकालीन प्रावधान, जिससे उस राज्य को या उस देश को उस स्थिति से उबारा जा सके। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति शासन ये 352, 356 और 360 के तहत आर्थिक आपातकाल का प्रावधान है। ठीक, तो ये हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इनको समझाया इसलिए है गहनतापूर्वक, जिससे आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाए, क्योंकि आजकल जो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं उनमें ऐसे दिए जा रहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न पूछा, तो वो कैसे देगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। स्टेटमेंट वन में बताएगा कि धर्मनिरपेक्षता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ठीक, दूसरा सेंटेंस देगा कि जो राज्य है वो गवर्नमेंट धर्मनिरपेक्षता यानी कि धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और दे देगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की पूर्ण व्याख्या करता है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, दोनों कथन गलत है। अब जिसे ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो राज्य है वो हस्तक्षेप कर सकता है, किस आधार पर, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, और दूसरा किस आधार पर, मानव स्वास्थ्य के आधार पर, तो उन आधारों पर हस्तक्षेप लिखा हुआ है। अगर हस्तक्षेप न करता तो क्यों दाऊद इब्राहिम में जो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन है उसको क्यों बंद करता, देवदासी प्रथा को क्यों बंद करता 3 तलाक, तो हस्तक्षेप हुआ ना। तो ये समझने की जरूरत है, आपको कंसेप्ट बिल्ड करने की जरूरत है। अब जिसे पता होगा कि हाँ हस्तक्षेप कर सकता है तो दूसरा वाक्य गलत, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। पहला सही है 42वें संविधान संशोधन, दूसरा गलत है, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके के प्रश्न अब आ रहे हैं, इस तरीके की मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है अगर आगे के परीक्षाओं में आपको एसएससी की परीक्षा एडिक्विटी का जो पैटर्न है उसमें अपने आप को सेल थ्रू करना है। ठीक, तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो एक बार दोबारा इसको 2 की स्पीड पर करके फिर से समझने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम संवैधानिक स्रोतों के विषय में चर्चा करेंगे, अनुसूचियों के विषय में चर्चा करेंगे, और इसी तरीके से हम अपनी संविधान की इस पॉलिटी को, लेक्चर को पूरा खत्म करेंगे। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। एक बार पुनः आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं।